मुजफ्फरनगर में सोलानी नदी के बाढ़ का प्रकोप जारी है। जलस्तर घटने के बावजूद मोडा लेक्सर मार्ग पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। गांव की गलियों और घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। सुविधाओं के नाम पर प्रशासन द्वारा मात्र खाना पूर्ति करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है और इस दौरान ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल अपर जिलाधिकारी ने गांव का दौरा किया है। तस्वीरें देखिए किस तरह से हर तरफ पानी का कब्जा देखा जा रहा है। घर गांव सब जलमग्न हो चुके हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हमारा बाढ़ बहुत काफी आई हुई है। गांव में पानी घुस गया, बहुत लोगों के मकान भी गिर गए, दीवार भी गिर गई और डंगरों के लिए चारे की दिक्कत क्या चारे की तो है ही। हर आदमी परेशान नहीं है यहाँ। यही किसान भाई सबकी मर गया, पानी सारी चले गई और भाई कम से 1 लाख रुपया लगा रखा खेत में, अब जब तक वो फसल होना ही नहीं। बहुत बेकार हो रही। देखो आप कितना पानी चल रहा है यहाँ से। अब लोग बाग आ जा रहे हैं, यहाँ खाने पीने का राशन भी सब खत्म हुआ और कोई अब उधर से तो मना करा, वो कहाँ पुलिस वाले मना करा। गांव में स्थिति ऐसी है कि मतलब यहाँ कोई डंगर ढोर सारे के सारे पानी में खड़े और सारे जानवर सारे इंसान सभी मतलब बच्चे भी सब पानी में खड़े, मशीन बुग्गी तक हमारी पानी में खड़ी। और खबर उन्नाव से है, जहां नरौरा बांध से छोड़े गए पानी से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच रहा है, जिससे गंगा के किनारे बने घाट गंगा की जद में आ गए हैं। पानी बढ़ने के साथ ही कटान का भी खतरा मंडराने लगा है। बाढ़ से निपटने के लिए डीएम ने बाढ़ चौकियों को खोलने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिला आपदा नियंत्रण कक्ष भी चालू कर दिया गया है। डीएम उन्नाव अपूर्वा दुबे ने भारी बारिश के दौरान घरों में रहने का जनता से जाकर और भी अनाउंसमेंट करते ही गंगा के साथ जलस्तर की पल पल की निगरानी कर रही है। जो स्तर है, जल का जो स्तर है वो 110 पॉइंट पर है और जबकि हमारा जो खतरे के स्तर से भी 4 पॉइंट हमारा का अंतर है, जो कि पर्याप्त रूप से अंतर उसमें है। अभी हमारी कड़ी जिसको कहते हैं निगरानी का कार्य, बाढ़ की जितने भी प्रबंध किए जाने हैं, क्षेत्रों के भ्रमण के साथ साथ जो समय हम लोगों को टेंडर किए जाने थे वो भी पूर्ण किए जा चुके हैं। जो राहत के कंट्रोल नंबर हैं वो भी हमारे द्वारा जारी किए जा चुके हैं। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से नोएडा में भी बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन ने एक ऐसे बैल प्रीतम को बचाया है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। दरअसल उफनती हुई यमुना के बाढ़ के पानी के बीच प्रीतम नस्ल का एक बैल जो है वो फंस गया था, जिसका एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज स्टेट संवाददाता अमित चौधरी। दिल्ली के साथ साथ यमुना ने, नोएडा ने भी अपना विकराल रूप दिखाया और इस बाढ़ के अंदर जहां आम लोग फंसे हुए थे वहीं सैकड़ों बेजुबान जानवर भी फंसे हुए थे। काफ़ी गाय थी हजारों की संख्या में जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। मैं जो बुल आपको दिखा रहा हूं इसका नाम प्रीतम है। ये गिर नस्ल का बुल है और इसको भी यहाँ पर रखा गया था। इसके साथ साथ 250 और गिर गाय यहाँ पर थी। इस बुल की अगर खास बात हम आपको बताएं तो इसकी जो कीमत है वो 1 करोड़ रुपये के आसपास बता रही है और इसके मालिक आज सुबह से बल्कि कल से लगातार एनडीआरएफ और यहाँ के अधिकारियों से इस बात की दरख्वास्त लगा रहे थे कि वो जल्द से जल्द इनको वहां से बाहर निकालें या तो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दें, क्योंकि अंदर कुछ खाने का सिस्टम नहीं था। पानी पूरी तरीके से भरा हुआ था, 5 से 6 फीट पानी था। उसी के अंदर 2 से 3 दिन तक ये रहा और इसको निकाला गया। अभी डॉक्टरों से इसकी तबीयत के बारे में भी जाँच कराई जा रही है कि आखिर पानी में रहने के बाद किस तरीके के हालात हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ अमित चौधरी, नोएडा। और इधर कानपुर में हुई 20 से 25 मिनट की झमाझम बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है, जिसके चलते लोग बुरी तरीके से जल जमाव में फंस गए। घर से बाहर निकलने के बाद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि सावन की शिवरात्रि के मौके पर मंदिर गए लोगों को भी बारिश के चलते काफी परेशानियां झेलनी पड़ी है। कानपुर में 20 मिनट हुई सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जलभराव हो चुका है। ये रास्ता सीधे आनंदेश्वर मंदिर को जाता है और तमाम भक्त दर्शन करने के लिए गए थे। जब वो वापस निकले तो झमाझम बारिश के बीच फंसते हुए नजर आए। तमाम जगहों पर जलभराव हो गया, जिसकी वजह से
लोग पानी में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग जो गाड़ियां लेकर के निकल रहे हैं उनकी गाड़ियां बंद हो रही हैं और ऐसी तमाम गाड़ियां जो यहाँ पर पार्किंग में खड़ी थी वो पानी की वजह से गिर भी गई हैं। जो भी लोग यहाँ से निकल रहे हैं घुटनों तक पानी भरा हुआ है, तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं किस तरीके से वो यहाँ पर आए थे और अब क्या सीन है। ये बताइए कि आप जब यहाँ पर आई थी किस वजह से आई थी और इसके बाद किस तरीके का नज़ारा हो गया? मुझे आए हुए यहाँ पे केवल 1 घंटे हुए, इतनी बारिश 1 घंटे में ये हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी की समस्या का बहुत ज़्यादा सामने दिक्कत फेस करनी पड़ रही है हम सबको। जैसे दिल्ली में हाल है वैसे यहाँ पे कानपुर में भी सेम फेस करना पड़ रहा है। ये बताइए कि जिस तरीके से दिल्ली में हाल है, तमाम जगहों पे जलभराव और यहाँ पर थोड़ी देर की बारिश हुई, इस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है। मैं उम्मीद करते हैं कि प्रशासन कुछ सुनेगा, सरकार कुछ ध्यान देगी और ये चीज़ें जल्दी जल्दी सही सुधार होगा कानपुर में। देखिए सर, परमठ मंदिर कानपुर का सबसे प्राचीन मंदिर है। जिस तरह से यहाँ कॉरिडोर में अभी करोड़ों रुपए के खर्च करके ये कॉरिडोर बनाया गया, लेकिन यहाँ की स्थिति जस की तस है। अधिकारियों ने नाले पर ध्यान नहीं दिया। इसका मेन वजह जो है नाले उफान पर हैं, इसलिए ये परमठ का प्राचीन मंदिर का रास्ता जो है एकदम नदी में तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पानी भरा हुआ है। ब्यूरो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। आजम खान की विधायकी जा चुकी है, सत्ता जा चुकी है और धीरे धीरे सियासी रसूख भी खत्म हो रहा है, क्योंकि योगी राज में कानून का फंदा कसता जा रहा है। हेट स्पीच मामले में आजम खान को 2 साल की सजा सुनवाई गई है। देखिए। कभी सत्ता की हनक तो कभी पद का गुरूर। आजम खान के तेवर कभी ढीले नहीं पड़ते थे, लेकिन अब योगी राज में कानून का ऐसा चाबुक चला कि आजम खान का न केवल सियासी रसूख बल्कि राजनैतिक हैसियत भी मिट्टी में मिल चुकी है। आजम खान पर मुकदमों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, जिनमें लगातार सजा हो रही है। अब हेट स्पीच के मामले में रामपुर की MP MLA कोर्ट ने आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई है। मोहम्मद आजम खान को कन्विक्शन हुआ है 125 जनप्रतिनिधि अधिनियम में 2 साल और 1000 जुर्माना और 505 1B IPC में 2 साल और 1000 जुर्माना और 500 और 171 G IPC में केवल 500 रुपये जुर्माने का दंडादेश माननीय न्यायालय ने पारित किया है। और MP MLA कोर्ट श्री शोभित बंसल द्वारा ये जजमेंट किया गया। हमारी तरफ से एप्लीकेशन दी गई कि इनको ज़मानत पर रिहा किया जाए और कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट ने ही उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया है। चूँकि जजमेंट अभी पूरी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, अभी कॉपी मिलेगी हमें और हम कॉपी पढ़ने के बाद उसमें जो आधार है हम उस आदेश को चुनौती देंगे जो स्पेशल कोर्ट है MP MLA कोर्ट। अपने बड़बोलेपन और विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में रहने वाले आजम की मुश्किलें इसी तरह के एक बयान ने बढ़ाई थी। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान धमोला में जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने ये विवादित बयान दिया, जिसके बाद रामपुर के शहजाद नगर में उनके खिलाफ हेट स्पीच मामले में केस दर्ज किया गया। इस केस में आजम खान के खिलाफ 171 G और धारा 505 1B के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। 2 साल की सजा के बाद आजम खान को फौरिक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सजा मिलने के बाद कोर्ट से निकलते ही आजम खान ने क्या कहा, सुनिए। परेशान हो जी, सजा हो गई, क्या परेशान? उधर आजम खान को एक और मामले में सजा के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। सांसद रवि किशन ने कोर्ट का धन्यवाद किया। हेट स्पीच से जहां दंगा या तुष्टीकरण की राजनीति या एक सामूहिक दंगा हो, बहुत सारी हत्याएं हो सकती, उस पर एक अंकुश तो ज़रूर होना चाहिए और मैं प्रशासन को धन्यवाद दूंगा। मैं माननीय कोर्ट को, न्यायालय को, जज साहब को मैं धन्यवाद दूंगा इस निर्णय के लिए। आजम खान को हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जो अब ये दूसरा इनका मामला है। मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका के इस कड़े रुख से कम राजनीतिक लोग अब इस तरीके की चीजों से बचेंगे और हेट स्पीच। कभी पुलिस को सरेआम धमकी देना, कभी भैंस चोरी पर पूरे थाने को लाइन हाजिर करना। आजम खान का ऐसा सियासी रसूख था, लेकिन अब आजम खान का वक्त बदल चुका है। रसूख भी जा चुका है और सत्ता भी जा चुकी है और गले में कानून का फंदा कसता जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, बीजेपी और सुभाषसपा में गठबंधन कल। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, कल हो सकता है गठबंधन का ऐलान। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी ज्वाइन करेंगे
ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के बड़े नेता से मुलाकात हुई थी। दिल्ली में राजभर ने मुलाकात की थी और दोनों के बीच गठबंधन पर मंथन हुआ। तो बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे, दिल्ली में राजभर ने मुलाकात की थी और बीजेपी और सुभासपा में गठबंधन कल। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली पहुंचे, मुलाकात के दौरान गठबंधन को लेकर चर्चा हुई और बीजेपी के बड़े नेता से मुलाकात हुई थी। दिल्ली में राजभर ने मुलाकात की और दोनों के बीच गठबंधन पर मंथन हुआ था। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और कल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं दारा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की तस्वीर निकलकर सामने आई है। बताते चले आपको कि आज ही दारा सिंह ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं दारा सिंह चौहान। देखिए तस्वीर भी निकलकर सामने आई है कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए दारा सिंह, और आज ही दारा सिंह ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया है और कल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही है। हालांकि इंतजार करना होगा, तस्वीरें साफ होंगी। और ये तस्वीर देखिए गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए। दारा ने अखिलेश को दिया दगा। 2024 की लड़ाई से पहले एसपी लड़खड़ाई। दारा सिंह चौहान ने छोड़ा अखिलेश का दामन। बीजेपी में हो सकती है दारा सिंह चौहान की वापसी। मऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान की घर वापसी हो सकती है। इसके कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि विधायक दारा सिंह चौहान ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। उन्होंने मुझे अपना इस्तीफा की इच्छा जाहिर की टेलीफोन से, उन्होंने लिखित रूप से मेरे को इस्तीफा प्रेषित किया है जो मुझे प्राप्त है। उन्होंने अनकंडीशनल इस्तीफा जिसमें कंडीशन लगी उसको इस्तीफा स्वीकार किया। अनकंडीशनल इस्तीफा दिया अपने घोषी विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा से उनका इस्तीफा स्वीकार। माना जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद दारा सिंह चौहान मऊ से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। 2015 में दारा सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की और 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव को लड़ा। इसके बाद वो पिछली योगी सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री बने। कोई इस्तीफा दे उनका व्यक्तिगत मसला है, ये तो सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। हमारी सरकार केंद्र में, हमारी मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार तत्परता से जनता के विकास के लिए काम कर रही है। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरकार का जो कर्तव्य है कि जनता की सेवा करना, उस कर्तव्यों का हम निर्वहन पूरी ईमानदारी से करें। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दारा सिंह चौहान का समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देना अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल दारा सिंह चौहान ओबीसी समुदाय से आते हैं। उन्हें चौहान समाज का बड़ा नेता माना जाता है और उनकी पूर्वांचल के अन्य पिछड़ी जात के वोटरों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनका असर मऊ समेत 20 जिलों पर है। पूर्वांचल के समीकरण को साधने के लिए बीजेपी को दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में अगर 20 महीने बाद दारा सिंह चौहान बीजेपी में आते हैं तो यह पार्टी के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। और अगली बड़ी खबर बताते चले, संजय निषाद के बेटे की तबीयत बिगड़ गई है। प्रवीण निषाद की बिगड़ी तबीयत एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाया गया है। ये देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आई है। प्रवीण निषाद की तबीयत बिगड़ गई है, अस्पताल में भर्ती है, इलाजरत हैं। संजय निषाद के बेटे की तबीयत बिगड़ गई है और एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाया गया है। दिल्ली एम्स में एडमिट कराया गया है, इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की निगरानी में इलाज की जा रही है। तो ये तस्वीर देखिए निकलकर सामने आई है जहां संजय निषाद के बेटे की तबीयत बिगड़ गई है। आनंद फानन में एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली एम्स में लाया गया जहां डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। महाभारत काल की लिलौर झील के अच्छे दिन आने वाले हैं। दरअसल मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने लिलौर झील का निरीक्षण किया है और उसके सौंदर्यीकरण के लिए बरेली के अधिकारियों को निर्देशित किया है। झील के सौंदर्यीकरण के बाद अब इसे एक नई पहचान मिलेगी और साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। महाभारत की अन्य कथाओं को, कथानकों को जोड़ करके अगर हम यहाँ पे कुछ कंपटीशन वगैरह कराएं तो लोगों को और भी ज्यादा इसमें रुचि बढ़ जाएगी।
तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में इसको थोड़ी लोगों को उत्सुकता बढ़े, लोग यहाँ आए जाए और एक ये आर्थिक आय का केंद्र बने। क्योंकि जब लोग आएंगे तो यहाँ पे निश्चित तौर पे कुछ लोगों को खाने के लिए, कुछ उनको खरीद के ले जाने के लिए, कुछ यहाँ की जानकारी ले जाने के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे बिकनी चालू हो जाएंगी, तो एक आर्थिक आय का केंद्र भी बनेगा। एक प्रश्न का जो सवाल है वो सब इसको पर्यटन से जोड़ते हुए आध्यात्मिक पर्यटन और इसको पक्षी विहार जैसे विषयों को जोड़कर हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं। आज प्रशासन इस पर लगा है, आज पूरा इसमें पानी भरा हुआ है लबालब, और ये महाभारत कालीन है, इसको महाभारत से जोड़कर आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसमें हम मौजूद हैं भारत की सबसे ऐतिहासिक जगह लीलौर झील। ये वही लीलौर झील है, ये वही जगह है जहां पर अज्ञातवास के दौरान 5 पांडवों से यक्ष ने प्रश्न किए थे पानी पिलाने के लिए, ताकि उनको जो प्यास लगी थी। तो मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से ये मेरे 2 कदम दूरी पर ये वो झील है जहाँ पर 5 पांडव महाभारत कालीन दौरान यहाँ पर 5 पांडव यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पानी पीने की कोशिश करी थी, और यक्ष के सवालों का जवाब जब वो नहीं दे पाए तो वो मूर्छित हो गए। लास्ट में उनके जो भाई थे युधिष्ठिर, वो यहाँ आए और उन्होंने विनम्रता पूर्वक यहाँ पर यक्ष के जो सवाल थे उनके जवाब दिए, और उन जवाबों से संतुष्ट हो गए यक्ष ने उनको पानी पीने की अनुमति दी, और पानी पीकर अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपनी प्यास बुझाई, और यही नहीं उनको नया जीवन दान भी दिया। तो ये लीलौर झील है। यहाँ पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यहाँ पहुंचे थे, मिश्रा जी यहाँ पहुंचे थे, और उन्होंने इसको नया जीवन देने के लिए यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं और इसको डेवलप करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि इसको ऐतिहासिक रूप में इसका निर्माण कराया जाए, इसके चारों ओर हरियाली लगाई जाए। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार, न्यूज स्टेट बरेली। फतेहपुर से लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक मुस्लिम युवक ने पहले नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अगवा किया और फिर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। यही नहीं, नाबालिग का जबरन धर्मांतरण कर उसके साथ निकाह भी कर लिया गया, जिसके बाद लड़की की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद राजू को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 28 तारीख को मोहम्मद राजुल हमारी बहन को अपहरण करके ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया, वो भी धर्म परिवर्तन भी किया। उसको हम मतलब बुरखे में भी देखे, यहाँ जब थाने में मिले। सोता क्षेत्र में एक पीड़िता अपने गांव के एक लड़के राजुल सनाब गफ्फार के साथ चली गई थी, जिसके संबंध में थाना सोतर पर धारा 363 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया था। अपहृता को बरामद कर लिया गया है। उसके बयान से यह प्रकाश में आया है कि मुस्लिम लड़के द्वारा उसको धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके संबंध में उचित धाराओं का समावेश कर लिया गया है। आज अभियुक्त राजुल सनाब गफ्फार को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और सभी कार्रवाई की जा रही है। और फाइनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, न्यूज स्टेट पर बने रहें।